एवरीबॉडी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ चीजें आपके लिए सही चल रही होंगी। हम लेके आ चुके हैं बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 303। इसमें हमारे फाइटिंग सीन्स खत्म होने वाले हैं और मिलेगा एक रेजोल्यूशन। साथ में जियान को एक बहुत महत्वपूर्ण इनाम मिलने वाला है। अगर आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वैसे हेलगार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार चल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है और उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। हालांकि प्लान्स तो इससे बेटर भी मौजूद है, लेकिन उनके बारे में चेकआउट करने के लिए आप प्रेस कर सकते हो ज्वाइन बटन को, जो कि चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। अब सीधा हम इस एपिसोड की स्टोरी शुरू कर लेते हैं। बेसिकली जैसा कि हमें पता है, पिछले एपिसोड का एंड तब हुआ था जब वैली मास्टर डू टियानोंग अपने दोनों अपोनेंट्स की बैंड बजा देते हैं। उनके अटैक्स इतने ज्यादा डेवास्टेटिंग थे कि हन चैनमू और ह्यो शिंगजी उनकी उल्टियां करने लगे थे। अब आगे सबसे पहले जो नजारा दिखाया जाता है उसमें हन चैनमू अचानक से जियान की तरफ मुड़ा था और उसके दिमाग में कई चीज क्लिक कर चुकी होती है। डू टियानोंग की बॉडी से इविल ऑरे को रिमूव करना ये बस होली फ्लेम की बस की बात है। यानी कि जियान था कल्प्रिट। वो धाड़ के बोलते, लड़के ये सब तेरी गलती है। एक मिड स्टेज 5 स्टार दोशान के द्वारा घुर जाने की वजह से जियान की बॉडी अपने आप ही टुच होने लगी थी। अच्छी बात है कि डू टियानोंग अपने सिर को हिला के बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलो इसे खत्म करते हैं। वो कोई बात नहीं जियान के लिए था और आगे का सेंटेंस इन दोनों के लिए। इंस्टेंटली बादल और भी चरमराने लगते हैं। वो हनचानमो कोड साउंड के साथ कहता है, हम भले हमारा प्लान फेल हो गया हो लेकिन मुझे कैप्चर करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। वैली मास्टर डू टियानोंग, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, इस मोमेंट में तुम्हारी थंडर वैली के अंदर कियोस फैली होगी। मेरा मिशन पूरा होता है वो शिंजी, हम इस रिवेंज को फ्यूचर में पूरा करेंगे। इतना कह के वो काले रंग की मिस्ट में बदल जाता है। उसका फिगर अपना फॉर्म खो देता है, लेकिन तभी उसकी आवाज कहती, डू टियानोंग अब ये सोल गार्ड तुम्हारे साथ और नहीं खेलेगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम हमसे बच नहीं पाओगे। ये सुनकर डू टियानोंग कोल्ड आवाज में बोलते हैं, ओ तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? ये मेरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है, यहाँ तुम्हारे जैसों को अपने हिसाब से आना जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सुन के अनजानों के एक्सप्रेशन डार्क तो होते हैं, लेकिन अपने रूप को छुपाने की वजह से वो दिखाई नहीं देते। लेकिन वो सेंसिटिव आवाज में कहता है क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये कहती है उसकी घोस्ट एनर्जी विगल करना शुरू हो जाती है। स्पेस में क्रैक्स बनने शुरू हो गए थे। तभी डू टियानोंग चिल्लाते हैं, जियान मुझे कुछ समय के लिए अपनी होली फ्लेम दो। और अच्छे से जान देते कि अगर सोल पैलेस की फोर्सेस को आज जाने दिया गया तो भविष्य में कभी शांति हासिल नहीं करी जा सकती। ये यहाँ पे एंड करना होगा। जियान आंखें नैरो करके बोलता है, ठीक है। उसकी बॉडी से शूट होता है खाकी फ्लेम क्रिस्टल। इसकी वो मिस्टीरियस पावर सीधा स्पेस को इग्नोर करने की परमिशन देती है। ये स्पेस वर्ल्ड में एंटर होकर सीधा अपीयर हुआ था डू टियानोंग के सामने। जब वो फायर सेनर इस नजारे को देखता है उसकी इंस्टिंक्ट्स चीखती हैं। वो कहता है, होली फ्लेम क्रिस्टल। बिना हिचकिचाए वो फ्लेम क्रिस्टल की तरफ शूट हो गया था। आखिरकार उसके फैक्शन के पास वो नॉलेज होती है जैसे वो होली फ्लेम को भी सील कर सके, लेकिन वो करीब भी नहीं पहुंच पाता। क्रैक्स के साउंड के साथ डू टियानोंग का फिगर फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं, स्क्रैम मतलब भाग यहाँ से। उस फायर सेनर की खोपड़ी के लेफ्ट साइड में एक भयानक लात पड़ती है जिसे हवा में फुटबॉल की तरह रोल करता हुआ दूर चला जाता है। हम दर्द, गुस्से और ह्यूमिलेशन की वजह से उसके चेहरे को ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। 5 स्टार दो मॉडल के अर्ली स्टेज और लेट स्टेज के बीच का गैप ये बिल्कुल साफ था, स्पेशली जब उसकी बॉडी सीरियसली इंजर्ड है। हन चैनमू जो कि 100 मीटर चौड़ी काले रंग की इमेज में बदल चुका था, वो खूब यहाँ से भागने की कोशिश करने के बाद भी अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाती है। इसमें से हिस हिस बज की आवाजें आ रही थी। जब होली फ्लेम क्रिस्टल डू टियानोंग के हाथ में आता है, हम इसकी सतह पे कुछ खाकी फ्लेम लिक्विड्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। तो डू टियानोंग का वो थंडरस ऑरा एक इंटेंस फायरी ग्लो से भी ढक जाता है। वो बिल्कुल किसी गॉड की तरह लग रहे थे जिनकी कमांड में दोनों एलिमेंट्स हों। होली फ्लेम को उधार लिया जा सकता है जब तक होली फ्लेम मास्टर की मर्जी हो। हालांकि जियान से थोड़ा दूर आ चुका है, लेकिन तब भी अपने आप को स्टेबल रखता है। इस इंटेंस प्योर होली फ्लेम पावर को सेंस करके अब डू टियानोंग और नहीं हिचकिचाते। उनका ऑरा किसी सूरज की तरह चलता है और उसी तरह एक ही फ्लैश में उस काले रंग की मिस्ट के अंदर अपीयर हुए थे जहां चैनमू की असली बॉडी मौजूद थी। होली फ्लेम का काम बस इविल रेस का सामना करना नहीं, बल्कि सोल क्लैन जैसी इविल फोर्सेस के खिलाफ भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जब डू टियानोंग वहाँ पे एक सोल बॉडी को देखते हैं जो कि उस काले रंग की फॉग के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रही थी, इसे उन लाल रंग की चेन्स ने घेर रखा था जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिखती है। एट द सेम टाइम हन चैनमू की सोल बॉडी में से कई और सोल्स भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ब्लैक ऑरा ने दबा के रखता है। वैली मास्टर कहते हैं, तभी मैं कहूँ कि लोगों से इतनी नफरत क्यों करी जाती है। वो हन चैनमू जिसकी आवाज नफरत की वजह से ट्विस्ट हो चुकी होती है, वो कहता है, डैम इट, आखिर किसने सोचा था कि मेरे ऐसा सोल पैलेस का गार्ड ऐसी सिचुएशन में फंसेगा। चलो फिर मरते हैं साथ में। गूंजने
लगती है वुश वुश की आवाजें। फिर उसकी वो लाल रंग की चेन्स कड़कड़ाते हुए जहरीले सांपों की तरह विगल करने लगती हैं। रिलीज होता है एक हॉरिफाइंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ऑरा। लेकिन इससे पहले ये फैल भी पाता, डू टियानो अपनी कोल्ड आवाज में कहते हैं, हम सेल्फ डेटोनेशन। मेरे ऐसे पीक लेट से 5 स्टार 2 मॉडल के सामने क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? याद रखना, ये कैटास्ट्रॉफी तुमने अपने ऊपर खुद बुलाई है। अगर मैं तुम्हें सवाल जवाबों के लिए जिंदा नहीं रखना चाहता तो ठंडे टूम में मेरा ब्लेड तुम्हारी जान ले चुका होता। ये बोलते हुए वो ग्रे थंडर और खाकी फ्लेम्स ब्लाइंडिंग स्पीड से फैलती हैं। जैसे ही हंचान में गौरा इनके कांटेक्ट में आया था, वो तुरंत ही कमजोर हो जाता है। एट द सेम टाइम वैली मास्टर बाहर की तरफ एक हाथ को स्लैश करते हैं। आसमान में फॉर्म हुआ था 1000 मीटर बड़ा थंडर ब्लेड, जिसके सामने के एजेस पे होली फ्लेम जल रही थी। ये सीधा बैम के साउंड के साथ उस फायर थिनर से जाके टकरा जाता है, जिससे उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है और के थंडर बोल्ट्स चेन में बदल के इसे कैदी बना लेते हैं। बीच हवा में खड़े 8 लीडर्स देखते हैं डू टियानो को, जो बिल्कुल थंडर एम्पर लग रहे थे। वो ओवरवेलमिंग सप्रेसिव थंडर फोर्स दोनों ही पावरफुल एक्सपर्ट्स को बांध लेती है, जिन्हें हराने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। इनके दिल में एक नई रिस्पेक्ट जागती है। टांग चैन कहते हैं, हाँ तो फाइनली खत्म हो गया। उनका चेहरा भी थकावट से भरा हुआ था। फाइनली नीचे के लोग भी रिकवर होना शुरू होते हैं। थंडर सिटी सुनाई देती कई चीयर्स की आवाजें, जो कि एक बहुत बड़ी सी टाइडल वेव के फॉर्म में ऊपर उठती है। ये आवाजें थी, थंडर वैली मास्टर आप सच में माइटी हो। डू टियानो सबसे पहले होली फ्लेम क्रिस्टल को लौटाते हैं जियान को। फिर वो एक अपोलोजेटिक टोन में बोलते हैं, बच्चे तुम्हें भी अब जाके आराम करना चाहिए। इस ऑपरेशन में मेरी मिसकैलकुलेशन रही है। अच्छी बात है कि हम बहुत बड़े नुकसानों से बच पाए। हालांकि 8 लीडर्स इस क्रिस्टल के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस थे, लेकिन किसी ने भी इसकी ट्रू पावर को डिटेक्ट नहीं किया था। आफ्टर ऑल जब थंडर वैली मास्टर ने इसका यूज किया होता है, वो तब उस ब्लैक मिस्ट के अंदर थे। इसलिए लोग काफी जल्दी और चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। डू टियानो नीचे खड़े एक्सपर्ट्स को देखे साई करके बोलते हैं, क्योंकि अभी कैलेमिटी खत्म हो गई है, आप सबको भी अपने अपने फैक्शंस को स्टेबलाइज करने के लिए वापस लौटना चाहिए। मुझे लगता है हर जगह पे हैवी कैजुअलिटीज हुई होंगी। ब्लड रोड सेक्ट के सेक्ट मास्टर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करके बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो वैली मास्टर हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। इसी के साथ वो थंडर सिटी की अलग दिशाओं में शूट हो जाते हैं। अब पीछे बस जियान और थंडर वैली मास्टर रह गए थे। अपने लाइटिंग मॉरी को वापस लेते हुए डू टियानो के चेहरे पे एक वार्म स्माइल आती है। वो फिर से बोलते हैं, लिटिल गाय तुम्हारे पास सच में गट्स हैं। जियान भी हाथ का पकड़ के स्माइल के साथ बोलते, सीनियर मैंने आपकी टैक्टिक से काफी कुछ सीखा। जियान के इस तरीके से बात करना नॉर्मल भी था। आफ्टर ऑल वो बात कर रहा है एक ऐसे एक्सपर्ट से जिसने अकेले इतने बड़े युद्ध की रुख को बदल के रख दिया है। वो एडमिरेशन कैसे फील नहीं करता। डू टियानो जियान से कहते हैं, चलो मेरे साथ आओ, हम थंडर वैली लौटेंगे। इस डिजास्टर को खत्म करने में तुमने बहुत अहम रोल अदा किया है, लेकिन हम इससे पहले रिवॉर्ड्स और मेरिट्स के बारे में बात करें। तुम्हें पहले थंडर टूम के अंदर जाना होगा। जियान पूछता थंडर टूम। उसे याद आता है कि वो सभी डिसाइपल्स अब भी बाहर नहीं आ पाए। तभी उसके हाथ में आया था एक सिल्वरी स्क्रोल, जिसके अंदर स्पेस की फोर्स मौजूद थी। डू टियानो इसे जियान को देते हुए बोलते हैं, थंडर टूम का एंट्रेंस तबाह कर दिया गया है, इसलिए इसे डिस्टेबलाइज करने की जरूरत होगी, मतलब पुनर्स्थापित करने की जरूरत। ये रहा स्पेस अरे स्क्रोल, इसे तुम टूम के अंदर लेके जाओ। मैं फिर चैनल को खोलूंगा, क्योंकि इस बैटल की वजह से हमारे एक्सपर्ट्स हालात को संभालने में लगे हुए हैं। बच्चे ये काम तुम्हें ही करना होगा। जैन स्क्रोल को तुरंत ही एक्सेप्ट करता है। वो कहता है, बिल्कुल। सीन चेंज हुआ था, ये नजर आता फोर्ज ब्लेड थंडर वैली के अंदर का। इस पल एक घाटी इतनी ज्यादा शांत थी कि इसे ढकने वाली वो बिजलियां भी बिल्कुल आवाज नहीं करती हैं। ऐसा लगता है ये भी रो रही हो। चारों तरफ बहने वाली वो खून की नदियां अब धीरे धीरे साफ करी जा रही थी। कत्लेआम का वो दर्दनाक मंजर इस शांति को कुछ अलग ही अर्थ देता है। तभी इस जगह का स्पेस रिपल हुआ था। उन रिपल्स में से बाहर आते हैं डू टियानो और जियान अपने पावरफुल सोल परसेप्शन से। जियान सोल पैलेस के मेंबर्स के औरों को अच्छे सेंस कर पाता, जो कि यहाँ पे फैले हुए थे। वो कहता लगता है थंडर वैली को सोल पैलेस का गुस्सा झेलना पड़ा है। चारों तरफ का मंजर देखने के बाद भी डू टियानो के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया था। वो कहती है, तुम इसे बाद में समझोगे, चलो मेन हॉल चलते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों के फिगर डिसअपियर होते हैं। एक बहुत बड़ा दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुला था। दिखाई देते हैं कई जाने पहचाने फिगर्स, लेकिन इस समय इन सबके चेहरे लटके हुए होते हैं और इनकी और कमजोर। वो सब खड़े होकर हाथ कप करके बोलते हैं, वैली मास्टर तो आप वापस लौट आए। इनमें ले जाओ का फिगर भी था। डू टियानो आगे बढ़ के ओल्ड मैन ले जाओ के कंधे थपथपाते हैं। वो कहते हैं, ले जाओ, तुमने अफेयर ने सच में अच्छा किया। इस हॉल में रिलीफ, चिंता, प्यार और दर्द से भरी आवाजें गूंजती हैं। डूकी फिर बोलती है, फादर। तो कुछ और लोग साय करते हैं। इनमें थंडर वैली के फर्स्ट और थर्ड एल्डर्स भी थे, जो सबसे सीनियर पावरफुल फिगर्स होते हैं। जियान की नजरें दूर एक कोने पे जाती हैं, जहाँ कुछ काली में स्वर्ल हो रही थी। वो कहते हैं, तो सीनियर ले जाओ उन्हें। फियर के साथ यहाँ पे आके रिलीफ पहुंचाई। इस बात पे नोट करते एक मेंबर बोलता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सोल पैलेस के लोगों ने हमारी थंडर वैली को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन
सीनियर ले जाओ और फेयर की वजह से हम आखिरी पल में चीजों को बदल पाए। डू टियानोंग हालत का मुआवजा काफी जल्दी लेते हैं। वो ऑर्डर्स पास करते हैं, टियानहेंग इन सोल पैलेस के एजेंट्स को तुरंत कैप्चर करो, कितनी मौतें हुई उन्हें गिनना शुरू करो और उनके परिवारजनों को रिलीफ पहुंचाओ। जाओ गार्ड्स को डिप्लॉय करो जिससे बचे रह गए खतरों को भी एलिमिनेट किया जा सके। सारे एल्डर्स एक एक करके नोट करते हैं। इन अरेंजमेंट्स को करने के बाद इस हॉल में डू टियानोंग और दो नौजवान ही रह गए थे। वैली मास्टर कहते हैं जियान फेयर आओ मेरे साथ आओ। इनकी डेस्टिनेशन थी थंडर टूम का एंट्रेंस जो माउंटेन वैली की काफी गहराई में छिपा हुआ था। चलते चलते जियान आखिरकार वो पूछ लेता है जो उसके दिल में काफी लंबे समय से था। वो बोलता है वैली मास्टर क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। जियान के इंटेंट को वैली मास्टर तुरंत समझ लेते हैं। वो कहते हैं तुम जानना चाहते हो कि उस फायर सिग्नल और सोल चैनमो का क्या होगा। जियान नॉड करता है। वो कहता है खुद होल फ्लेम के मास्टर होने की वजह से मेरी ड्यूटी है कि मैं इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को इविल रे से बचाऊं। अगर वैली मास्टर आप इन दोनों में से किसी एक को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं जरूरी जानकारी को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। डू टियानोंग जियान से कुछ छिपाते नहीं है, वो सीधा एक्सप्लेन करते हैं हाँ ये तुम्हारे हाथों में काफी यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को भी संभालने के लिए बचे तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों को यिन हंटियान के प्लेन लॉर्ड के हवाले कर दिया जाए। जियान बोलते यिन हंटियान के लॉर्ड। डू टियानोंग के चेहरे पे मिस्टीरियस स्माइल आती है। वो कहते हैं अगर सिंपल तरीके से बोला जाए तो वो पूरे यिन हंटियान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर है। इवन लीसोर डोमेन के सबसे कोर रीजन में भी उन्हें एक फॉर्मिडेबल प्रेजेंस माना जाता है। कोइंसिडेंटली आने वाली 4 कंपटीशन टूर्नामेंट में मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले जाऊंगा। जियान पॉइंट सिक्योर की कहता है लेकिन सीनियर अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि मैं यिन हंटियान से नहीं हूँ, मैं इवन घोस्ट वर्ल्ड से भी नहीं हूँ। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता। डू टियानोंग से दिलासा देते हुए बोलते हैं चिंता मत करो, यिन हंटियान में इंसान घोस्ट या चाहे वो डीमंस हो इन्हें बराबरी पर रखा जाता है। ये सुन के फाइनली जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। डू टियानोंग नोट करते हैं। वो बोलते हैं ऑलराइट, बातें बहुत हो चुकी, हमें पहले थंडर टूम से सारे कंटेस्टेंट्स को बाहर लाना होगा। आफ्टर ऑल कंपटीशन पहले से खराब हो चुका है और 2 महीने का कीमती समय निकल चुका है। ये बोलते बोलते तीनों हवा से नीचे आने लगे थे। एक तिलमिलाते हुए वर्ड के सामने पहुंचने के बाद डू टियानोंग बताते हैं यह है एंट्रेंस, इसमें एंटर करते तुम रैंडमली टूम के अंदर पहुंच जाओगे और वो स्क्रोल जिसे मैंने तुम्हें दिया है इसे थंडर टूम में किसी भी जगह पे सेट किया जा सकता है जिससे एक चैनल बनेगा। जियान कहता है ठीक है तो मैं पहले जाता हूँ। वो अपने कदम को आगे बढ़ाने लगा था। हाउएवर इसी मोमेंट में दुखी फे बोलती है रुको रुको। ये सुन के वैली मास्टर की आंखें नैरो होती है। वो पूछते हैं फिर क्या हुआ। थोड़ा हिचकिचाने के बाद दुखी फे डिक्लेयर करती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जियान का चेहरा तुरंत ही डार्क हो गया था। वो हेल्पलेस महसूस करता है। वो अब तक एहसास कर चुका होता है कि डू टियानोंग जानबूझ के अपनी बेटी चीफे को उसके साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि इंटेंशनल है या फिर नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि ओल्ड मैन डुकीफे को उसके हवाले करना चाहता है। और जियान जब जब इसके बारे में सोचता था उसकी आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगते थे। ये कुछ ऐसा था जैसे एक आवाज कह रही हो कि जियान ध्यान से। हैरी काफी नॉर्मल भी था। आखिरकार जियान के पास पहले तो लवली वाइब्स होती हैं। भले ही क्वीन मेड्यूसा अपने दिल में यूइंग की प्रेजेंस को भी स्वीकार कर चुकी हो, उसे जूनर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। यूइंग के बारे में सोच के जियान की बैंड बज रही होती है। अगर वो किसी और वुमन को प्रोवोक कर देता है तो लगता है जियान का फेट बहुत ट्रेजिक होगा। खैर हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो नॉड करने के बाद दुकीफे के साथ उस स्पेशल पोर्टल में चला जाता है। सुनाई देती है कुछ वेंगोंग की आवाजें। दोनों को ढकती ऐसी स्पेस पावर जो ऊपर चमकते इन्हें थंडर टूम के अंदर पहुंचा देती है। यहाँ अपीयर होते दुकीफे भटकना शुरू कर देती है। वो खुद से बोलती है अंडर फोर्सेस की सारी इविल फोर्सेस खत्म कर दी गई हैं। मुझे लगता है ये सब उन सीनियर्स का काम है जो तक चुपचाप अपनी कब्रों में सो रहे थे। जियान भी साय करके बोलता है इस कॉम्पिटिशन की थर्ड स्टेज ओरिजिनली काफी ज्यादा ग्रैंड थी। कहा जा रहा था कि यहाँ पे 2 सोल भी मौजूद है। सच में अफसोस की बात है। ये सुनकर दुकीफे की आंखें रोल हो गई थी। वो कहती है उस 2 स्पिरिट को शुरुआत से ही इल्यूजरी घोस्ट क्लैन कंट्रोल कर रहा था। हालांकि इन लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है अब वो तबाह हो चुकी है। जन सरप्राइज से एक्सप्रेशन के साथ पूछते ओ ये तुम्हें कैसे पता। अपने चेहरे पे रिग्रेट को लेकर दुकीफे बताती है मुझे ग्रैंडपा ले जाओ ने बताया था। अगर ग्रैंडपा ले जाओ अंडरपूल की कोर ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते तो वो उन तीनों 2 स्पिरिट्स को जरूर बचा लेते हैं। लेकिन सच में अफसोस की बात है। जैन अपने सिर को हिला के कहता है जाने दो, लगता है चीजों को ऐसा ही होना था। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दूर तक फैलती है। ये कुछ और समय तक भटकते रहे थे। फाइनली जैन एक दूर के डिस्टॉर्टेड स्पेस की तरफ देखते हुए बोलता है आओ मेरे पीछे आओ। इस्तेमाल किया जाता है स्पेस शटल हैंडप्रिंट, जैसे दोनों की चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और सीधा थंडर पॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। सीन वहीं पे शिफ्ट होता है। उस थंडर पॉन्ड के बिल्कुल बॉटम में हम कई कंटेस्टेंट्स को पड़े हुए देखते हैं। इनके चेहरे डल और लाइफलेस थे। ऐसा लग रहा था अब इनकी जिंदगी में कुछ रह ना गया हो। कुछ लोग बोलते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है, हमें इस थंडर पॉन्ड में
में आए हुए कई महीने हो चुके हैं, बाहर अभी कोई मूवमेंट्स क्यों नहीं है? क्या वो लोग हमारे ऊपर गिव अप कर चुके हैं? एक बंदी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंडस्ट्री के लोग अब भी यहाँ पे हैं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करने वाले। वैसे भी थंडर वैली मास्टर को अपनी नम्रता और दया की भावना के लिए जाना जाता है, वैसे हमें अवेंडन नहीं करेंगे। अभी ल्यूचिंग, म्यूगे और यिंची जो कि इन सबकी बातों को सुन के पक चुके होते हैं, वो बहुत शांत नहीं रह पाते। ल्यूचिंग कहती है तुम सभी शांत हो जाओ, इविल रेस ने हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया है। मुझे लगता है बाहरी दुनिया में पहले ही कियोस फैल चुकी होगी और तुम सबके पास अभी कंप्लेन करने का टाइम है। क्या तुम सभी एक्चुअली में इंसान भी हो? ल्यूचिंग को गुस्सा होते हुए देख तुरंत ही कोई आगे बढ़ के बोलता है बिग सिस्टर आप प्लीज गुस्सा मत होइए, तुम लोग तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। वैसे ही मिस येंची और यंग मास्टर म्यूगे ठंडे पौंड की गहराइयों में गए हुए हैं। इस बंदे के मुंह से शब्द भारी आए होते हैं, तभी सबके कान में जाती है क्रैश की साउंड। ऊपर के स्पेस वोर्टेक्स में से एक पावरफुल फिगर निकला था, फिर उसके पीछे एक और फिगर होता है। इस मोमेंट में दोनों येंची और म्यूगे अपने चेहरों पर सेटिस्फेक्शन को लिए हुए होते हैं। वो कहते हैं थंडर पॉन्ड सच में बहुत शानदार जगह है। बात ऐसी थी कि थंडर पॉन्ड की उन मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज की वजह से म्यूगे ने सिर्फ 3 स्टार 2 चांद में ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि वो अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज भी कर पाया है। एट द सेम टाइम येंची और कुछ लोगों ने भी उस रियल्म के थ्रेशोल्ड को छू लिया होता है, यानी कि काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते थे। ऑल्दो कंपटीशन बहुत ज्यादा क्योटिक हो चुका था, लेकिन इन हालात की वजह से ये यहाँ के रिसोर्सेज का और लंबे समय तक फायदा उठा पाते हैं। थंडर पूल के ऊपर के स्पेस को देखते हुए येंची पूछती है कि अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। लोग अपने सिर को हिलाते हैं। म्यूगे हंस के बोलते चाहे जो भी हो हम इंतजार करेंगे। लोग फिर से ट्रेनिंग स्टेट में एंटर करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है कि इससे पहले पूरी तरीके से अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में डुबा देते हैं। इस थंडर पॉन्ड के ऊपर का स्पेस अचानक से उन पावरफुल स्पेस फ्लक्चुएशंस को एमिट करना शुरू कर देता है। इनमें से वो बैंग बैंग की आवाजें निकलती हैं। सबसे पावरफुल सोल परसेप्शन होने की वजह से येंची तुरंत ही खड़े होकर बोलती स्पेशल फ्लक्चुएशन क्या ये दुश्मन है? अभी फेंग यू जो कि जियान के साथ फाइट कर चुका था, वो एक और को पहचानता है। वो कहता है नहीं नहीं ये जियान है। ऐसा होता भी है। उस झंझनाते हुए स्पेस के बीच में एक सिल्वरी लाइन बनती है जो खुल के एक पोर्टल को बना लेती है। निकला था एक हैवी रूलर वाला फिगर। जियान सबकी तरफ देख के बोलता है हे एवरीवन आप सब कैसे हो? म्यू एक ही फ्लैश में जियान के सामने अपीयर होता है। वो उसके कंधे को पंच करते हुए बोलते यू बैस्टर्ड, मैं जानता था कि तुम अभी जिंदा होगे। जियान भी हंस के बोलता है लेट्स गो, मैं सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। येंची वॉइस रिकॉर्ड के पूछती है वो इविल रेस का खतरा क्या वो रिजॉल्व हो चुका है? ये सब जानते थे कि दुश्मन कितनी खतरनाक है। जियान नोट करके बोलते हैं हाँ चीजें हैंडल हो चुकी हैं, हम डिटेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहते ही उसने अपने हाथ के स्क्रोल को फटाक से क्रश कर दिया होता है। उस जगह से कुछ रेयर स्पेशल फ्लक्चुएशंस फैलने लगती हैं जो थंडर टूम को कहीं दूर से जोड़ रही थी। दुखी हुई चुपचाप खड़ी नहीं होती है, वो फटाक से लड़कियों को गले लगाने लगती है। चीफे बोलती सिस्टर ल्यूचिंग आपका स्वागत है। क्लियरली इन दोनों लड़कियों के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बस अफसोस की बात है कि दुखी की हाइट ल्यूचिंग से कम होती है और क्योंकि दोनों लड़कियां हवा में फ्लोट कर रही होती हैं, जब वो ल्यूचिंग को गले लगाती है दुखी का सर जाके स्लैम हो जाता है तो कुम्मसी चीजों से। वो टेक्सचर इतना ज्यादा सॉफ्ट था इसके बारे में अच्छे से दुखी बता सकती थी, लेकिन इस टकरावट की वजह से हम तुरंत ही ल्यूचिंग के चेहरे को लाल होते हुए देखते हैं। उसे हटा के बोलती तो तुम, तभी से दुखी के बारे में कुछ अलग महसूस हुआ था। अब उस लड़की से कुछ ऐसा महसूस करती है जो उसे एक अनफैथमेबल फीलिंग देता है। बिना हेजिटेशन के दोनों लड़कियां उस ग्रेट वे स्पेस वॉर्टेक्स में एंटर हो जाती हैं। पीछे लाल आंखों के साथ ठरकी लौंडे खड़े रह जाते हैं। आखिरकार कुछ सेकंड्स पहले का वो मंजर इन सब के दिलों में भावनाएं क्यों नहीं जगाता, लेकिन ये सब अपनी लिमिट्स को भी जानते थे। कुछ चीजें बस दूर से एडमायर करी जा सकती हैं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना? खैर ऐसी चीजों की खूबसूरती भी कुछ अलग ही होती है। अभी कहने में तुम्हारे भाई को परेशानी नहीं होगी कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का डिजास्टर और साथ में वो ग्रैंड कॉम्पिटिशन ये फाइनली एंड हो चुके हैं। धीरे धीरे करके थंडर सिटी भी अपने यूजुअल रिदम में लौटने लगती है। हालांकि इस कैटास्ट्रॉफी में इस शहर ने भारी नुकसान झेले थे, लेकिन थंडर वैली मास्टर की शानदार लीडरशिप की वजह से एक के बाद एक अच्छे एग्जीक्यूट होने वाली पॉलिसीज और अरेंजमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये स्थिरता वापस आने लगी थी और थंडर रियम जहाँ पे ओरिजिनली सारे पार्टिसिपेंट्स को रोका गया था, इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद ये जगह खाली होने लगती है। डिसाइपल्स लौटने लगे थे अपने फैक्शंस के पास। नेचुरली पीछे वो जीतने वाले लोग रह गए थे जो कि जाने वाले थे 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन के लिए। एक दिन सुबह की बात है जब जियान अपने कमरे में बैठा हुआ होता है, वो खुद से बोलता है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर उस डिजास्टर को आए हुए 1 महीना हो चुका है। मुझे लगता है अब चीजें सेटल हो चुकी होंगी। क्यों? अब हमारा अगला स्टेप है वो फिर से गहरी सोच में चला गया था और पार्टिसिपेंट्स के लिए सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन जियान के लिए उस 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो तभी हासिल कर पाएगा उस सोल अट्रैक्टिंग कप को जिससे उसके मास्टर सोइटल लॉर्ड की पावर रिस्टोर हो सके और वो ध्यान दे सकेगा उस होली फ्लेम के ऊपर, क्योंकि म्यूइंग को रिवाइव करने का वही एकमात्र तरीका है जो इन सभी लक्ष्यों को
को हासिल कर लेगा, उसकी घोस्ट रियम की जर्नी भी खत्म होने को आएगी। पिछले 1 महीने में जियान चुपचाप से अपनी स्टैंडिंग को रिकवर कर रहा था। हाउएवर अब भी उसे 3 स्टार दोशियान ब्रेक थ्रू करने में काफी समय लगने वाला था। अभी का जियान 2 स्टार दोशियान के बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका होता है। खासकर थंडर लॉर्ड की उस ओरिजिन पावर को ऑब्जर्व करने के बाद ज्यादा थंडर टाइप के अटैक्स उसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। खासकर अपनी 2 टेक्निक्स, 2 सोल और कई पावर्स को जब वो साथ में इस्तेमाल करेगा तब जियान के 3 स्टार दोशियान से भी कम्पीट करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। हमें बोलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे जियान अपनी होली फ्लेम का यूज नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स एक 3 स्टार दोशियान और 2 स्टार दोशियान के बीच के गैप को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उसकी तरह रैंक में जंप मार के फाइट कर पाना ये बहुत ज्यादा कम लोग ही कर सकते थे। खैर जब ये सब विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी के द्वारा तेजी से खटखटाया जाता है। उन डोंग डोंग की आवाजों को सुनकर जियान कहता है फेयर। उसे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी। इस ठंडे वर्ल्ड में बस 2 गिफ्ट ऐसी थी जो दरवाजे को इस तरीके से खटखटा सकती थी। उसे जमीन से आसमान तक किसी का भय नहीं होता है। वो हर जगह को अपना घर समझती थी। जिस मोमेंट में दरवाजे खुलते हैं दिखाई देता है दुगीफी का एक्साइटेड चेहरा। उसका स्टाइल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो और लड़कियों की तरह लुभावना बर्ताव नहीं करती। चीफे कहती जियान जियान मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार खबर है। जियान स्माइल के साथ बोलते है ओ मैं तभी कहूंगी तुम इतनी चीयरफुल क्यों लग रही हो। दुगीफी एक बार चारों तरफ देखती है जैसे उसकी आवाज कोई सुन न ले। वो एक हल्की टोन में बोलती है मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फादर तुम्हें एक बहुत शानदार गिफ्ट देने वाले हैं। उसके बोलने का लहजा बता रहा था कि न्यूज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। जेन सलाइवा को गटकते हुए बोलता एक गिफ्ट। डू टियानोंग को जैसे हथियारों का ऑब्सेशन था उसका एक गैस करना काफी आसान होता है कि वो तोहफा कोई इमोर्टल ग्रेड का वेपन होगा। लेकिन जान के पास तो पहले एंशिएंट रूलर है। अब एक नए हथियार का इस्तेमाल करना नहीं वो चाहे कितना भी पावरफुल हो ये उसके लिए एकदम ऑकवर्ड और काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वो तब भी उम्मीद से भरी आवाज में पूछता है क्या तुम जानती हो कि वो क्या है। डुकीफ एकदम प्राउड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है एक हेवली सीड और वो भी कैसा जो तुम्हारे एटीट्यूड से मैच करता है। जियान का गला सूख जाता है। वो कहता है हाँ हेवली सीड। क्या सच कह रही हो। हेवली सीड्स को खजानों में खजाना माना जाता है चाहे बात हो नीलामियों की या और तरीके के ट्रांजेक्शंस की। हेवली सीड्स को खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। डुकीफ लोमड़ी वाली स्माइल के साथ बोलती ऑफ कोर्स शुरुआत में तो मेरे फादर थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे लेकिन मेरे बार बार परसुएट करने की वजह से वो आखिरकार मान गए। जियान वहां से गिर के बोलते है बार बार परसुएट करना। कीफी की वो बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखें एक चालाकी से वही राइट से चमकती है। वो कहती है फादर ने बोला है तुम्हें मुझे तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक मैं रिवॉर्ड नहीं हो जाती। इसलिए नेचुरली मैं बदले में तुम्हें बेनिफिट्स दिलवाना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे तुम नुकसान में रहोगे। क्यों। इस लड़की की चालाकी को देख के जियान हेल्पलेसली स्माइल करता है। दुखी फिर जियान का इंतजार नहीं करती। वो सीधा उसके हाथ को पकड़ के बोलती है लेट्स गो। गिफ्ट आज प्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम उसे मिस कर देते हैं तो हो सकता है मेरे फादर भी अपने शब्दों में वापस लौट जाएं। इस लड़की के पीछे पीछे चलने वाला जियान खुद से बोलता है लगता है इविल सिन ऑर्गेनाइजेशन का फायर सिंदर एक हेवली सीड को पोजेस करता था। दोनों स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके गायब हो जाते हैं थंडर रियम से और अपीयर होते हैं थंडर वैली के अंदर। हम एक शांत से जंगल के अंदर डू टियानोंग को एक रास्ते पे आगे पीछे टहलते हुए देखते हैं। तभी उनके कान में जाती है आवाज फादर मैं जियान को लेके आ गई। जिस मोमेंट में इन दोनों को देखते हैं डू टियानोंग हंस के दुगीफी को डांटना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं लड़की तो ये इतनी जल्दी भारी लोगों का साथ देना आ गया क्यों। क्या तुझे अंदाजा भी है कि हेवली सीड कितना ज्यादा कीमती है। ये सुन के दुगीफी तुरंत ही मुंह फुला लेती है। वो हम्प करती है। फिर हम उसे यहाँ से भारी भारी कदमों के साथ जाते हुए देखते हैं। अब अकेले बस 2 लोग रह गए थे। जियान हाथ कप करके बोलता है वैली मास्टर। डू टियानोंग का पूरा फोकस जियान के ऊपर होता है। वो एक्सप्लेन करते हैं डोंगजो के कंपटीशन में 3 स्टेजेस थी। पहली 2 स्टेजेस में जो टॉप 20 थे उन्हें 4 कॉन्टिनेंट फाइनल्स में जाने के लिए अलाउड किया गया है लेकिन हमने 3rd स्टेज से भी 30 लोगों को और शामिल किया है जिससे टोटल कंटेस्टेंट्स हो जाते हैं 50। मैं 4 कॉन्टिनेंट ट्रायल्स में तुम लोगों को पर्सनली लेके चलूंगा। ये सुन के जियान नोट तो करता है लेकिन उसके दिमाग में और क्यूरियोसिटी थी। वो पूछते सीनियर लेकिन उस हेवली सीड के बारे में। डू टियान रिग्रेट से भरी आवाज के साथ बोलते हैं ऑफ कोर्स ये तुम्हारा है। उनका मुंह लटका हुआ होता है। साफ तौर पे इतनी कीमती चीज को किसी और को देना ये आसान नहीं था खासकर जब इसकी वैल्यू कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींच सकती हो। तभी जियान कॉशियसली पूछता है क्या ये वही हेवली सीड है जो कि इस हुओसन एनवॉय के पास था। डू टियानोंग अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उस सीड को पहले इविल रेस की इविल एनर्जी करप्ट कर चुकी है। अब वो एक प्योर हेवली सीड नहीं रहा है। तुम्हारे पास होली फ्लेम होने के बाद भी इसके ऑरे को क्लेंस नहीं किया जा सकता। जानवी हताशा से भरी आवाज में कहता है सच में ये अनफॉर्चुनेट बात है। उसके एक्सप्रेशन को देख के डू टियानोंग अपने सिर को हिलाते हैं। उसे अपने आप को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में दोनों के फिगर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये चले जाते हैं थंडर वैली की गहराइयों में। एक हल्की सी हमिंग आवाज के साथ स्पेस ट्विस्ट हुआ था। जियान और वैली मास्टर के फिगर अपीयर होते
मैजेस्टिक बिल्डिंग के सामने। इस एंशिएंट सी दिखने वाली इमारत को देख के जियान की आंखें सरप्राइज से भर गई थी। बात ऐसी है कि वो इस जगह पे पहले भी आया होता है, लेकिन तब उसे हेवली सीड का कोई और सेंस नहीं होता है। अब फिर से इस बिल्डिंग के सामने खड़े होने पे वो खुद को डाउट करता हुआ पाता है। उसके दिमाग में सवाल था कि क्या हेवली सीड सच में यहीं छिपा हुआ है। उसके बगल में खड़ी ड्यूटियानो अपने होठों पे स्माइल रखते हुए बोलते हैं, ये हेवली सीड कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, हम इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेचुरली इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई रखनी थी। ये ट्रेजर पवेलियन हमारी थंडर वैली की वो जगह है जहाँ हम हेवली सीड्स को भी रखते हैं। इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता, ड्यूटियानो ने अपने सामने से हाथ वेव किया था। एक हल्की सी स्पेशल रिपल फैलती है, बज के साउंड के साथ एक स्पेस क्रैक अपीयर होता है। दोनों फिगर्स उसके अंदर चले गए थे। हमें इस हल्की सी रिपल से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये थी गोल्डन प्रोविजन। जब तक इसके ऊपर पीक 4 स्टार दोशियन एक्सपर्ट अपनी पूरी ताकत लगा के हमला नहीं करता है, इसे तब तक ब्रेक नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है कि खुद ड्यूटियानो यहाँ पे गाइड थे, जान को कोई परेशानी नहीं होती है। जो चीज उसे सबसे पहले फील होती है वो था एक ऑपरेसिव ऑरा। ये क्रैशिंग साउंड के साथ आने वाली ऑपरेसिव फोर्स उसके कंधों को भारी कर देती है। हालांकि वो यहाँ पे पहले भी आया होता है, लेकिन ऐसा एटमोस्फेयर। आगे बढ़ते हुए ड्यूटियानो बोलते हैं, ट्रेजर पवेलियन के टॉप फ्लोर में सील्ड रीइंकार्नेशन टोकन। वेल वो था क्योंकि हम चीफ एको से वापस कर चुके हैं, और उसके जस्ट नीचे के फ्लोर में हेवली सीड्स। ये बोलते हुए उनकी बॉडी से बाहर आने वाली एक स्पेशल फोर्स दोनों को ढक के ऊपर ले जाने लगती है। ये सारे बैरियर्स को पीछे छोड़ते हुए हाईएस्ट फ्लोर से जस्ट नीचे वाले फ्लोर में अपीयर होते हैं। ये स्पेस एकदम आइसोलेटेड था। हवा में बिखरे हुए थे कई लाइट स्पॉट्स, जिनके अंदर से जियान को कोई यूनिक एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस होती है। इनके रंग अलग अलग होते हैं। जब वो इन लाइट स्पॉट्स को बहुत ध्यान से सेंस करता है, वो पाता है कि इनके अंदर की फोर्सेस बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और ये पूरा एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। वो खुद से बोलते हैं, सच में थंडर वैली की फाउंडेशन बिल्कुल भी हल्के में नहीं ली जा सकती। उन चमकते हुए लाइट स्पॉट से जियान को जो एस्टोनिशिंग फीलिंग आ रही होती है, वो बिल्कुल हेवन और अर्थ के एसेंस जैसी थी। साफ तौर पे इनके अंदर कोई नॉर्मल एनर्जी सोर्सेस नहीं है। वैली मास्टर हंस के जियान को बताते हैं, हमारी वैली में 3 तरीके के फायर टाइप हेवली सीड्स हैं। मैंने यहाँ पे तीनों को बुलाया है। अब इनमें से तुम किसे हासिल करते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। जियान वैली मास्टर को थैंक यू बोलता है। अब ड्यूटियानो और कुछ नहीं बोलते हैं। उनके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे, जैसे वो अपने हाथों से कुछ हैंड सीज को चेंज करते हैं। इस जगह का पूरा स्पेस अफेक्ट होने लगा था। जिस तरीके से पानी में रिपल्स बनती हैं, जियान को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। कुछ पलों के बाद उसके सामने के स्पेस में से आए थे 3 लाइट और ये तीनों ही काफी तेजी से जल रहे होते हैं, लेकिन तभी तीसरा वाला सबसे कम ग्लो कर रहा था। ड्यूटियानो पीछे जाने से पहले बोलते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हो, मेरे पास कुछ जरूरी काम है। फिर वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए थे। जियान भी गहरी सांस छोड़ के अपने आप को स्थिर करता है। वो खुद से बोलता है, क्योंकि मैं इतनी दूर तक आ चुका हूँ, मैं जानना चाहूंगा कि इन तीनों हेवली सीड्स में क्या खासियत है। इन तीनों चमकते हुए ऑर्ब्स को एक ट्रांसलूसेंट से बैरियर ने ढक रखा था, लेकिन ये लेयर भी उस इंटेंस हीट को छिपा नहीं पाती है। क्लियरली इनके अंदर की फ्लेम एनर्जी नॉर्मल फायर से बिल्कुल बियॉन्ड की थी। ऑफ कोर्स तब भी जियान की होली फ्लेम से कमजोर होती है। जियान सबसे पहले देखता है राइट वाले ऑर्ब को। उसकी हथेली के इशारे पे वो रोशनी का क्लस्टर उसकी तरफ खींचा चला आया था। इस मोमेंट में मिल्की व्हाइट ऑर्ब उसके 10 मीटर के दायरे में एंटर करता है। स्पेस में बज के साउंड के साथ डिस्टॉर्शंस अपीयर होते हैं। रिलीज होती कि इंटेंस रिजेक्शन की वेव, जो जियान को दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन ये देख के बस वो स्माइल करता है। वो कहते हैं, ए तुम काफी अग्रेसिव हो क्यों? 3 फायर टाइप की हेवली सीड। लगता है वैली मास्टर ड्यूटियानो सच में ऑल आउट जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए चाहे उनका टैलेंट कितना भी इनक्रेडिबल हो, इन चीजों को हासिल करना बिल्कुल अनइमेजिनेबल होता है। लेकिन मेरी आइडेंटिटी की वजह से, खासकर अपनी बेटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये बोलते बोलते जियान की आंखों में लगी लाइट फ्लैश हो रही थी। वो सोच ही रहा होता है कि इन तीनों में से किसको चुना जाए, तभी से सुनाई देती है अपने मास्टर की आवाज। सो लॉर्ड हंस के बोलते, लिटिल वन, लगता है तुम्हें जीतने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सुन के जियान की पॉइंट टच होने लगी थी। बात ऐसी थी कि थंडर टूम के बाद ये पहली बार है जब अपने मास्टर की आवाज सुन रहा हूँ। इवन ईविल एज का सामना करते समय भी सोल्जर लॉर्ड चुपचाप से छिपे रहते हैं। उनका ऑरा भी बिल्कुल लीक नहीं हो रहा था। उसके चेहरे के उन स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस को देख के सोल्जर लॉर्ड हम करके कहते हैं, मैं बस डिटेक्शन से बचने की कोशिश कर रहा था, वरना कुछ ईविल एज के चाटुकार। जियान पूछते डिटेक्शन। सोल्जर लॉर्ड बताते हैं, लीसोर्ड डोमेन के कुछ पुराने राइवल्स हैं, लेकिन चिंता मत करो, ये सब पुरानी बात है, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार जब समय आएगा 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन का, या जब तुम लीसोर्ड डोमेन के अंदर जाओगे, तो मैं और भी कम अपीयर हो रहा हूँ। तुम्हें अपने ऊपर ही निर्भर करना होगा। जियान हल्के से नॉड करके बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को लाइट ऑर्ब की तरफ बढ़ाता है। एट द सेम टाइम रिलीज होती है उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वो व्हाइट ट्रांसपेरेंट बैरियर काफी आसानी से टूट गया था, जिससे असली एबिलिटी जियान के सामने रिवील होता है। ये थी खाकी कलर की फ्लेम, जो कि क्रिस्टली सिल्वर केज के अंदर फ्लोट कर
रही होती है और इसके ऊपर थे 5 एंशिएंट कैरेक्टर्स। जियान आके नैरो करके बोलता है लिटिल हेवली सीड यानियन, आकी फ्लेम यानियन। इसके ऑरे को बहुत केयरफुली सेंस करने के बाद वो अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है हालांकि इसकी पावर और ऑरा मेरी हुआशेन टियान को मैच करता है, लेकिन तभी ओवरऑल वीक है। ये हेवली सीड उसके लिए सूटेबल नहीं था। इस यानियन हेवली सीड को वापस से रिलीज करने के बाद वो ध्यान देता है सेकंड लाइट वॉर्फ के ऊपर, जब फिर से वो यूज करता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। इस बार एक पानी ऐसी स्प्लैश की आवाज गूंजी थी। पेयर होती है एक साइन फ्लेम जो कि किसी स्पिरिट की तरह डांस करती है। इसे देख के जियान कहते हैं लिटिल हेवली सीड वॉइड वाटर फ्लेम। पहले सीड से कंपेयर किया जाए तो ये चीज बस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि इसके पास होता है रेयर वाटर फाइट डुअल नेचर। खासकर इसका वो कामिंग वाटर एलिमेंट ये इसे खास बनाता है। वो स्माइल के साथ बोलता है वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन, लगता है मुझे तुम्हारी तलाश थी। इसे ऑब्जर्व करने के लिए जियान ने जस्ट अपने हाथ को आगे बढ़ाई होता है, तभी सोलिटर लॉर्ड दोबारा बोलते हैं। वो कहते हैं आखिरी ये असली खजाना है। जियान वहीं थम जाता है। उसकी नजरें फाइनल और पे जाती हैं जो सबसे कम चमक रहा था। वो खुद से बोलता है ये तो सबसे कमजोर लग रहा है। सोलिटर लॉर्ड अपने सिर को हिला के बोलते हैं बच्चे तुम मूर्ख मत बनो, मेरे ऊपर भरोसा करो। जियान और हेस्टेट नहीं करता। अपने हाथ के इशारे से वाटर वॉइड फ्लेम को फिर से पीछे ढकेल दिया जाता है और वो जाता है आखिरी और के पास। जियान कहता है उम्मीद करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। एट द सेम टाइम ट्रेजर पेविलियन के बाहर डू टियानो जो कि थंडर वैली से जस्ट वापस लौटे होते हैं, उनके कदम वहीं पे जम जाते हैं। वो खुद से बोलते हैं ये लड़का तीनों में इसे आखिर उसे ही क्यों चुनना था। हाँ भले हमारी थंडर वैली का ये सबसे कीमती फायर टाइप का हेवली सीड हो, लेकिन ये बच्चा अगर इसके ऊपर सच में जीत हासिल कर लेता है तो ऐसा सपोज मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड में शायद डू टियानो को पता नहीं था कि जियान है हमारा मेन कैरेक्टर। उसके हाथ में जो चीज आ गई फिर वो जाती कहाँ है, वो उसकी होके ही रहती है। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी आसान होने वाली है हम उसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हम शुरुआत में हेवली सीड के बारे में तो जानेंगे ही, फिर हमारा फोकस होगा जूनर के ऊपर। लगता है एंशिएंट क्लैन में कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एंड में फोकस होगा हमारा ज़ोकुन के ऊपर। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड जियान के ऊपर कम ध्यान देगा अब, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए तुम्हारा भाई भी इन चीजों को स्किप नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पा रहे होगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो फ्यूचर में चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे ये एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर आपको लगता है कि हम किसी भी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसका जिक्र जरूर करना। चैनल की मेंबरशिप लगातार ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हो। वहीं पे जिनका पेट उससे भी ना भरे और रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे, अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर से ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदाई। हमारा मिलना नेक्स्ट पार्ट में होगा।